ये जनरली देखा गया है कि क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग के क्वेश्चंस उसके न्यूमेरिकल बच्चों से नहीं बनते, उनको समझ में ही नहीं आता है कि इसे सॉल्व कैसे करना है। इसके पीछे का रीजन है उनके सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग के कॉन्सेप्ट का नहीं समझना। अगर ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपके लिए सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग से रिलेटेड न्यूमेरिकल के 2 लेक्चर आपके साथ लेकर के आया हूं, जिसका आज पहला लेक्चर है जिसमें आपको सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग के कॉन्सेप्ट समझा जाएंगे और उसके कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस किए जाएंगे और पार्ट 2 में हम लोग और डिटेल में न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग के कॉन्सेप्ट। देखिए, पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग क्या है और हमें वो कौन से पॉइंट है जो हमेशा ध्यान में रखना चाहिए जिससे कि बोर्ड में किसी भी तरह के क्वेश्चन में कोई मिस्टेक ना हो। तो समझिए कि सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग को हम सबसे पहले आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो हमेशा सीरीज ग्रुपिंग में यह समझना है कि जो रजिस्टर है वो एक ही लाइन में होनी चाहिए, एक ही पाथ पे होनी चाहिए, यानी एक जहां पर कंप्लीट हो वहीं से दूसरा स्टार्ट होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उस ब्रांच में जितने भी रेजिस्टेंस होंगे वो सीरीज में ग्रुपिंग में होंगे। जैसा कि आप देखो यहां पर ये R1 R2 और डॉट डॉट Rn ये सारे एक ही लाइन में है और एक जहां खत्म हो रहा है वहीं से दूसरा स्टार्ट हो रहा है, तो ये एक सीरीज ग्रुपिंग में है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर रजिस्टर सीरीज ग्रुपिंग में है तो जो करंट है वो सारे रजिस्टर पर सेम होंगे। देखिए, इस रजिस्टर पर भी आई करंट है, इस पर भी आई, इस पर भी आई, और सब पर जो करंट है वो सेम होगा। और तीसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो इस ब्रांच को, इस लूप को, इस पाथ को जो पोटेंशियल मिला है वो सारे रजिस्टर पर डिवाइड हो जाएंगे, यानी यहां का पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल और इन सब का पोटेंशियल मिलकर के टोटल पोटेंशियल ऑफ द ब्रांच होगा। यानी ब्रांच को जो टोटल पोटेंशियल मिलेगा वो इंडिविजुअल पोटेंशियल का सम हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि रेजिस्टेंस इक्वल वैल्यू के हैं तो ऐसे सिचुएशन में जो हर एक को पोटेंशियल मिलेगा वो टोटल पोटेंशियल और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रजिस्टर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर एक लिखा हुआ है कि जैसे ब्रांच को टोटल पोटेंशियल मिला है 200, लेकिन इसमें 50-50 ओम के इक्वल रजिस्टर लगे हुए हैं, इसलिए ये इक्वल वैल्यू में जो टोटल पोटेंशियल है वो डिवाइड होगी, यानी 100 वोल्ट इसको मिल जाएगा। वैसे ही आप समझिएगा कि अगर इक्वल वैल्यू के रेजिस्टेंस है तो पोटेंशियल इक्वली डिवाइड हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इस सीरीज ग्रुपिंग का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब होता है इफेक्टिव रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस। उसका जो फॉर्मूला हमारे पास है वो RS = R1 + R2 up to Rn है। और अगर इक्वल रेजिस्टेंस हुआ तो RS को NR डायरेक्ट लिख देंगे, जहां R इक्वल रेजिस्टेंस की वैल्यू है, N नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जो उस सीरीज में कनेक्टेड है। ये तो बात हुआ सीरीज ग्रुपिंग की। अब बात करते हैं पैरेलल ग्रुपिंग। देखिए, सीरीज ग्रुपिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पैरेलल ग्रुपिंग। तो अगर हम पैरेलल ग्रुपिंग को देखते हैं तो पैरेलल ग्रुपिंग में क्या होता है कि ये कॉमन एंड ग्रुपिंग होता है, यानी एक पॉइंट पर सारे रजिस्टर्स के एक एंड कनेक्टेड होंगे और दूसरे पॉइंट पर सारे रजिस्टर के दूसरे पॉइंट कनेक्टेड होंगे। तो ये ध्यान में रखना है कि ये जो ग्रुपिंग है ये कॉमन एंड होना चाहिए, यानी जितने भी रेजिस्टेंस अगर 2 कॉमन एंड के बीच में कनेक्टेड है तो वो पैरेलल में। तो सबसे पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करना कि कॉमन एंड कितने, कौन कौन से रजिस्टर के हैं, तो वो आपस में पैरेलल में होंगे। ठीक है, और दूसरा ये कॉन्सेप्ट है कि जो पैरेलल ग्रुपिंग होते हैं उसमें जो टोटल करंट जो उस ब्रांच को मिला, उस लूप को मिला, वो टोटल करंट इंडिविजुअल रजिस्टर पर डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लो टोटल करंट इसको I जा रहा तो ये I जो है इन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस पर डिवाइड हो जाएंगे, I1 I2 up to In। ठीक है, और हाँ, अगर रजिस्टर इक्वल वैल्यू की है, रेजिस्टेंस इक्वल वैल्यू की है, तो जो करंट हर एक रेजिस्टेंस को मिलेगा वो टोटल करंट डिवाइडेड बाय n कर देंगे, जहां n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हो गए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल लिया है कि जैसे मान लो ये 2 रेजिस्टेंस और इक्वल वैल्यू की रेजिस्टेंस है, तो अगर इस लूप को, इस ब्रांच को 4 एम्पियर का करंट मिला है तो ये 2 एम्पियर में डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस इक्वल है। ये बात समझना बहुत जरूरी है क्योंकि न्यूमेरिकल बनाते समय हमें कंफ्यूजन होती है। तो अगर ये बात हमें समझ में आ जाए कि अगर इक्वल रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी तो हम टोटल करंट को इक्वली डिवाइड कर देंगे। अब बात करते हैं इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी इफेक्टिव रेजिस्टेंस, जो इसका फॉर्मूला है वो 1/Rp = 1/R1 + 1/R2 up to 1/Rn है। और अगर मान लो रेजिस्टेंस इक्वल वैल्यू की है तो Rp को हम लोग R/N, जहां R हो गया इक्वल वैल्यू वाली रेजिस्टेंस, N हो गया टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस और Rp हुआ उसका इक्विवेलेंट। P से यहां पर स्टैंड है पैरेलल से। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए ग्रुप में सिर्फ 2 ही रेजिस्टेंस हो तो Rp आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, R1 × R2
डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। इस मेथड से भी हम लोग डायरेक्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला तभी यूज करना जब सिर्फ दो ही रेजिस्टेंस सर्किट में कनेक्टेड हो। ठीक है, तो आई होप कि ये बात समझ में आ गई। अगर ये कॉन्सेप्ट जब तक आपको समझ में नहीं आएंगे, सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग के क्वेश्चंस हमसे नहीं बनेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको जरूर जानना चाहिए, वो ये कि अगर सीरीज है, अगर सीरीज ग्रुपिंग में है, तो ऐसे सिचुएशन में जो आरएस है वो हर एक रेजिस्टेंस से, ऐसे सिचुएशन में जो आरएस है वो हर एक रेजिस्टेंस से इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, हर एक रेजिस्टेंस से। ठीक है, जितने भी रेजिस्टेंस होंगे सारे रेजिस्टेंस से आरएस की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर पैरेलल ग्रुपिंग में है तो इसका उल्टा हो जाएगा। पैरेलल में क्या होगा कि जो आरपी है वो सारे रेजिस्टेंस से कम, रेजिस्टेंस से आरपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी हमें समझना है, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन इस पर जरूर पूछे जाते हैं। तो ये हमारा सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट है। और हाँ, ओम्स लॉ को भूलना एकदम नहीं है। ओम्स लॉ को हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि बिना ओम्स लॉ के हम करंट और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसलिए ओम्स लॉ को जरूर ध्यान में रखिएगा जब भी न्यूमेरिकल बनाए। तो ये ओम्स लॉ का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपके दिमाग में होना ही चाहिए, जिससे कि हम न्यूमेरिकल को आसानी से बना सके। ये तो रहा सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग के कॉन्सेप्चुअल पार्ट। अब आते हैं इसके न्यूमेरिकल पार्ट। आज न्यूमेरिकल का पार्ट 1 है, नेक्स्ट में हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हम लोग सिर्फ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पर फोकस करेंगे। हमेशा ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन पूछे हुए तो वो मिक्स ग्रुपिंग यानी सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग का मिक्स होगा, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट नहीं आते हैं कि 10 रेजिस्टेंस सीरीज में दिया उसका इक्विवेलेंट निकालो, 10 रेजिस्टेंस पैरेलल में दिया उसका इक्विवेलेंट नहीं, कभी इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे गए। जब भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो हमेशा मिक्स करके क्वेश्चन पूछे गए, तो मिक्स ग्रुपिंग के ही क्वेश्चन आएंगे। इसलिए जितने भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ वो मिक्स ग्रुपिंग के ही होंगे। चलिए पहले डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखो, हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना ए और बी के बीच में। तो आप इस क्वेश्चंस को देखिए तो इसमें 3 रेजिस्टेंस है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कोई सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग में। तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो इन दोनों रेजिस्टेंस को देखो, ये कॉमन एंड के कॉन्सेप्ट पर है, यानी इन दोनों रेजिस्टेंस का एक एंड यहाँ पर है और दूसरा एंड यहाँ पर है, यानी इसको सी मान लीजिए और इसको डी मान लीजिए। तो इसलिए ये कॉमन एंड पर है। तो सबसे पहले हम इसी को सॉल्व कर लेंगे। उससे पहले आप उसका नेमिंग कर दो, ये R1 है, इसे R2 है, इसे R3 मान लीजिए, है ना। तो R1 ये जो R2 R3 है, R2 R3 ये हो गया पैरेलल में, है ना, पैरेलल। तो सबसे पहले आप इसी को सॉल्व कर लें। ठीक है, तो R1 R2 पैरेलल में है, तो 1 अपॉन RP या डायरेक्ट भी RP लिख सकते हो। RP इज इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ठीक है, तो देखिए 9 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 15, 3 5 जा और ये हो गया 3 3 जा, तो ये हो गया 18 बाय 5, 18 बाय 5 लगभग ये हो गया 3.6। ठीक है, 3.6 ओम ये इनका हुआ। अब अगर ये दोनों निकल गए तो इन दोनों को देखो, तो ये अब ये दोनों मिलकर के एक रेजिस्टेंस हो गए, यानी ये एक सिंगल वैल्यू का रेजिस्टेंस हो गया आरपी। ठीक है, अब ये जो आरपी है और इसको देखो, ये दोनों आपस में सीरीज है, जहां ये कंप्लीट हो रहा है वहीं से ये स्टार्ट हो रहा है, ये सीरीज में हो गया। तो यहां पर R1 और RP ये हो गया सीरीज। ठीक है, तो अगर ये सीरीज है तो इसका रिजल्टेंट निकाल लो, RS, ये हो जाएगा R1 अब प्लस RP, तो ये हो गया कितना बेटा, 4 अब प्लस 3.6, ये हो गया 7.6 ओम। ये आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप इसको देखोगे तो आप देखो ये दोनों आपस में सीरीज दिख रहे हैं, है ना, क्योंकि एक जहां खत्म हो रहा है वहीं से दूसरा स्टार्ट हो रहा है, तो ये दोनों सीरीज है और इसका जो रिजल्ट है वो इसके साथ पैरेलल में दिख रहे हैं। तो सबसे पहले इसे सॉल्व कर लीजिए, है ना, नेमिंग कर दीजिए R1 R2 और ये हो गया R3। ठीक है, तो R1 R2 ये हो गया सीरीज, इसका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 दैट इज 6 प्लस 4, ये हो गया आपका 10 ओम। अब ये एक सिंगल रेजिस्टेंस बन गया RS, है ना, ये एक सिंगल रेजिस्टेंस हो गया, ये और ये आपस में पैरेलल में कनेक्ट हो गया। ठीक है,
तो ऐसे सिचुएशन में ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो RS और R3 ये हो गया आपका पैरेलल, ठीक है, ये हो गया पैरेलल। तो इनका रिजल्ट कितना हो जाएगा 1 अपॉन, ये डायरेक्ट भी निकाल लिया जाए, फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी दे रखा है इसका, तो RP इज इक्वल टू हो जाएगा RS, RP इज इक्वल टू RS इंटू R3 डिवाइडेड बाय RS प्लस R3, यानी 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 5 यानी 15, 5 3 सा, तो ये हो गया 10 डिवाइडेड बाय 3, 3.3 ओम, ठीक है, ये आपका आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हम लोग नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। अगर आप इसको देखोगे तो ये देखो, यहां से जब इन दोनों को देखो तो ये एक ही लूप में है, और एक जहां पर कंप्लीट हो वहीं से दूसरा स्टार्ट हो रहा, यानी ये और ये दोनों आपस में सीरीज में है, और इनका ग्रुप इसके साथ पैरेलल हो जाएगा। तो ये और ये सीरीज है ना, तो नेमिंग कर सकते हैं R1 R2 और ये हुआ R3, ठीक है। तो R1 R2 सीरीज, ठीक है, तो रिजल्ट हो गया RS हो गया 4 प्लस 2 यानी 6 ओम। अब ये RS और R3 ये हो गया पैरेलल, ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट निकाल दीजिए, RP इज इक्वल टू RS इंटू R3 डिवाइडेड बाय RS इंटू RS प्लस R3 है ना, RS प्लस R3, तो देखो 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 6 यानी 12, 6 दूनी 12, 3, ठीक है, तो इसका रिजल्ट हो गया 3। तो RP का वैल्यू हो गया कितना 3। लेकिन हम लोग, मैंने आपको बताया था कि अगर इक्वल वैल्यू की रेजिस्टेंस हो तो हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। जैसे हमारा RS भी 6 ओम था और R3 भी 6 ओम था, तो हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। RP की जो वैल्यू होगी वो टोटल रेजिस्टेंस अपॉन में N यानी R डिवाइडेड बाय N कर दे, तो R की वैल्यू 6 ओम हो गया, और डिवाइड 2 रेजिस्टेंस है तो इसको डिवाइड कर देते तब भी ये 3 ओम आ जाता, ठीक है। तो ये भी सिंपल तरीका था जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं ये क्वेश्चन, देखिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे जाते हैं। अब यहां पर भी A और B के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है, तो नेमिंग कर देते हैं, है ना। जैसे अगर आप इसको ध्यान से देखो तो दिख क्या रहे हो, यहां से देखिए इन दोनों रेजिस्टेंस को देखो, ये जहां पर कंप्लीट हो रहा वहीं से दूसरा स्टार्ट हो रहा है ना। यानी सबसे पहले अगर मिस्त्री को देखें तो ये दोनों सीरीज में है, तो यहां पर R1 कर दो, इसे R2 कर दीजिए, है ना। तो R1 R2 ये हो गया सीरीज, ठीक है। तो अगर ये दोनों सीरीज है तो इसका इक्विवेलेंट निकाल लो, RS हो गया कितना 5 प्लस 15 ये हो जाएगा 20, ठीक है। अब ये और ये दोनों मिलकर एक रेजिस्टेंस हो गया, है ना, एक रेजिस्टेंस ऐसे, है ना, इसका वैल्यू हमारे पास आ गया 20। अब देखो ये रेजिस्टेंस और ये आपस में पैरेलल में है, तो इन उसके बाद हम इनको सॉल्व कर देंगे, तो हम ये कह सकते हैं R1 R2 और इसे R3 मान लो, ठीक है। तो यहां पर RS और R3 ये हो गया हमारा पैरेलल, ठीक है, ये हो गया पैरेलल। तो RP की वैल्यू बताइए 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 10, ठीक है, तो ये हो गया 200 डिवाइडेड बाय ये हो गया 30, कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 20 डिवाइड बाय 3। आप इस फॉर्म में भी इसका आंसर कर सकते हो, या तो आप इसको 6.67 ओम ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब आते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इसमें भी A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो आप नेमिंग कर दो, ठीक है, R1 R2 R3 और R4, ठीक है। तो इसमें देखो इस वाले में भी हमारा इक्विवेलेंट निकालना है A और B के बीच में, तो इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है ना। अगर इसका सॉल्यूशन देखो तो यहां पर देखोगे तो ये वाला जो ब्रांच है, ये वाला ब्रांच, इसमें जितने भी रेजिस्टेंस है वो सीरीज में है, क्योंकि एक जहां पर कंप्लीट हो वहीं से दूसरा स्टार्ट हो रहा है, दूसरा जहां कंप्लीट हो वहीं से तीसरा स्टार्ट हो जा रहा है। इसलिए यहां पर R1 R2, ठीक है, इसलिए
यहां पर R1, R2 और R3 ये हो गया आपका सीरीज। ठीक है, ये सीरीज में हो गया, तो इसलिए इनका रिजल्टेंट RS हो गया कितना बताइए, 2 + 3 + 5, ये हो गया 10। अब ये RS और R4, अब ये सारे मिल करके एक रेजिस्टेंस हो गए, है ना। तो अब ये मिल करके एक रेजिस्टेंस हो गया, है ना, एक रेजिस्टेंस, ये हो गया 10 ओम। अब ये और ये आपस में पैरेलल में दिख रहे हैं ना, कॉमन एंड पे हो गए, तो अब RS एंड R4 ये हो गया पैरेलल। ठीक है, ये हो गया पैरेलल, इसलिए इसका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। तो RP इज इक्वल टू, है ना, इन दोनों का इक्विवेलेंट, तो ये हो जाएगा R1 RS इंटू R4 डिवाइडेड बाय RS प्लस R4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 10 + 8, तो ये हो गया 80 और डिवाइडेड बाय 18। ठीक है, 2 से कैंसिल हो रहा, तो ये 40 डिवाइडेड बाय 9, इतना ओम। ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोगों ने पार्ट 1 में डायग्राम से रिलेटेड, इक्विवेलेंट से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका कॉन्सेप्ट भी देखेंगे कि अगर पोटेंशियल और करंट निकालना हो तो इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट होगा। तो वेट कीजिएगा मेरे नेक्स्ट क्लास का। और हाँ, मेरे आज के लेक्चर को अगर आपको समझ में आया तो इसको प्लीज लाइक एंड शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड सर्किल के बीच में। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको इसी तरह के डिफिकल्ट क्वेश्चंस का एक सीरीज बनाऊं और आपका जो बोर्ड 26 है वो आसानी से अच्छी तरह से जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।